तो आज हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे राजपूत वंश। राजपूत में भी आज कौन सा होगा? चौहान वंश, है ना। बाकी सारे हमने पढ़े हुए हैं, दिक्कत नहीं करना, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा, वीडियो भी बने हुए हैं ना, तो हमारा सब समझ में आता है, चाहे पहली क्लास हो चाहे आखिरी, सब समझ में आएगा। ठीक है, तो राजपूत में आज चौहान वंश है। ठीक है, सिसोदिया वंश पढ़ाएंगे नहीं। अब तुम लोग कहोगे क्यों? तो क्यों का भी जवाब है, क्योंकि सिसोदिया वंश तब पढ़ा देंगे जब हम लोग मुगल पढ़ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि सिसोदिया वंश के बारे में तुमको जानकारी वहीं से मिलेगी, जो भी पढ़ना है मुगल के दौरान ही पढ़ना है उसको। ठीक है, तो उसको वहां पे पढ़ लेंगे। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं चौहान वंश, क्योंकि चौहान वंश को आखिरी में इसलिए पढ़ रहे हैं, पता है क्यों? कोई बताएगा चौहान वंश को आखिरी में क्यों पढ़ रहे हैं? डिटेल कुछ नहीं होता, उतना ही पढ़ना जितना काम का है। चौहान वंश को लास्ट में इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये खत्म होगा, उसके बाद में फिर मुस्लिम आक्रमणकारी आ जाएंगे भारत में और नए वंशों की स्थापना हो जाएगी, जो विदेशी वंश होंगे या फिर मुस्लिम वंश होंगे भारत में, उनका स्थापना चालू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको लास्ट में रखा है, बाकी कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो आज कौन सा वंश है? चौहान वंश, है ना। अच्छा कोई बताएगा राजपूत वंश जो 4 वंश निकले थे, कैसे निकले थे? हाँ, यज्ञ की वेदी से निकले थे, ऐसा बताया गया है ना। कौन कौन से थे ये तो कोई बता ही नहीं पाएगा, तो हमें भरोसा है। अरे गलत साबित कर दिया है। उन्हीं में से एक हमने लास्ट में लिखाया था, चौहान था, है ना। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। चालुक्य वो वाले चालुक्य नहीं थे दक्षिण वाले, ध्यान रखना, ये गुजरात के चालुक्य थे जिन्हें सोलंकी कहते हो, है ना, सोलंकी वाले। क्या कर रहे हो इधर उधर? तुमको बैठने का हिसाब नहीं बन रहा है, इनका सिस्टम नहीं सेट नहीं हो पा रहा है, हाँ, टिक नहीं पा रहे हैं ये। अब टिक गए हो बच्चा। देखो, तो चौहान वंश है। चौहान वंश में कोई बताएगा इनकी राजधानी कहाँ रहेगी, शासन का क्षेत्र कहाँ रहा होगा? थोड़ा थोड़ा बताओ तुम लोग, तब तक हम थोड़ा थोड़ा इधर कुछ चीज बिलवा बना लेते हैं। बताओ बताओ। बताओ, इसमें हम बनाए तो कहाँ बना दे चौहानों को? राजस्थान वाला, ये वाला पूरा क्षेत्र इनका राजस्थान वाला पहले नहीं था, ध्यान रखना। बात सुनो मेरी, एकदम से कंक्लूजन पे मत हो जाया करो, लास्ट में ये धीरे धीरे आए यहाँ पे, है ना। पहले इधर ही थे। हम वो बताएं, इनको लिखना चौहान वंश के जो शासक हैं, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो पहले सामंत हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? सामंत जानते हो? मंत्री, है ना। तो किस मुख्यमंत्री नहीं यार, मंत्री, है ना, गृह मंत्री, है ना, शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, है ना, कैबिनेट वाले मिनिस्टर वाले, हाँ, कैबिनेट मिनिस्टर। तो सामंत को यही समझो कि मिनिस्टर जो होते हैं ना बड़े वाले, वो सामंत कहलाते थे, है ना। तो ये सामंत हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे किसी दूसरे वंश के। और वो वंश कौन सा था? अरे चौहान तो ये खुद हैं, मतलब कह रहे, हाँ हाँ, कलचुरी वंश के। कलचुरी का तो शासन उनको देखो पसंद आया कि वहाँ तुर्की तक पहुँच गए थे, उन्हीं के होंगे, वो सबसे दमदार आदमी निकले, ऐसा नहीं था। देखो, ये जो थे ना चौहान वंश, ये प्रतिहारों के सामंत थे। किसके सामंत थे? प्रतिहार, जैसे गुर्जर प्रतिहार कहते हो, है ना। तो ये क्या है? प्रतिहारों के सामंत थे। किसके सामंत थे? सामंत थे। और प्रतिहार कहाँ से थे? तो वो गुजरात से थे। तो इनका कहीं ना कहीं इधर से स्टार्ट हुआ होगा जीवन शैली, लेकिन यहाँ पे ये सामंत है, ध्यान रखना। शासन इनका स्टार्ट होगा तो वहीं प्रतिहार जहाँ रहते थे वहीं से स्टार्ट नहीं करेंगे। तुम चाहते हो अगर किसी बड़े नेता के साथ में सानिध्य में रह करके खुद राजनीति करना चाहते हो, तो उसी के गढ़ से तुम चुनाव नहीं लड़ोगे, उसके पड़ोस में कहीं इधर से जा करके, है ना। तो क्या करेंगे? ये कहीं विद्रोह कर देंगे इधर साइड में दूर जा करके, और फिर अलग जा करके रहने लगेंगे। उसके वहाँ गढ़ में थोड़ी ना कर देंगे कि पहले हम गुजरात पे ही कब्जा कर लें, आस पास कहीं कब्जा किए होंगे। तो स्टार्टिंग इन्होंने इधर से की, इधर वाला क्षेत्र राजस्थान में आता है। बात समझे नहीं समझे? तो ये प्रतिहारों के सामंत थे और इन्होंने स्टार्टिंग जब राजा के तौर पे की तो क्या हुए? ये राजस्थान वाले क्षेत्र में आ गए। ऐसे देखो यहाँ वेट बना दिया मैंने। अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग? मतलब टिक नहीं पा रहे हो आज, क्या है? इतनी तो ठंडी भी नहीं हो रही जो सटके बैठ रहे हो इतना। देखो ये गुजरात है और ये राजस्थान है। तो वेन से समझ में आ जाएगा कि यहाँ कहीं इधर से स्टार्ट किया होगा इन्होंने, है ना। वेन तो समझ में आ ही जाता है आराम से, रीजनिंग सबसे आसान है ना, तो रीजनिंग से समझो। तो इन्होंने स्टार्ट किया अपना शासन राजस्थान वाले क्षेत्र से, लेकिन शुरुआत इनकी यहाँ से नहीं हुई थी। हमने बताया ना सामंत थे ये गुजरात में, शासन स्टार्ट किया
राजस्थान से, ये बात है ना। अब अगर बात करें कि इनकी राजधानी क्या है, तो कोई बता सकता है इनकी राजधानी क्या रही होगी? एकदम सन्नाटा, चारों तरफ क्या सन्नाटा पसरा हुआ है। हाँ, तेज हवाएं, सनसनी तेज हवाएं चारों तरफ से बहती हुई, सन्नाटे को चीरती हुई। हाँ, राजस्थान में, राजस्थान में ही होगा। कहाँ? हाँ, मतलब राजधानी जो इनकी थी वो राजस्थान में ही एक जगह पड़ती है, आमेर। अजमेर नहीं होता बच्चा, आमेर होता है ना। आमेर अलग जगह होती है, अजमेर कर लो तुम, ठीक है। हाँ, अजमेर कर लो, ठीक है। तो अजमेर हो जाएगी इनकी राजधानी। कहाँ हो जाएगी? हाँ। फिर अगर बात करें इस वंश का पहला शासक कौन होगा, जिसे संस्थापक कहोगे, तो इस वंश का पहला शासक कौन हो जाएगा? कोई बताएगा? पृथ्वीराज चौहान। डायरेक्ट सीधे ले आओ, सीधे ले आओ, मार काट कराओ, खत्म करो मामला। ज्यादा लफड़ा नहीं मांगता अपने को। हाँ, पहले वासुदेव आएंगे। कौन आएंगे? इस वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? वासुदेव इस वंश के संस्थापक हो जाएंगे। और तुम्हें पता है कोई भी संस्थापक उतना बड़ा काम नहीं कर पाता है जितना बाकी बाद में आने वाले लोग करते हैं। और उसका कारण भी तुम लोगों को पता है, क्योंकि उनको रुकने, ठहरने, संभलने का मौका मिल जाता है। इस वजह से वो अच्छे काम कर सकते हैं, लड़ाइयाँ कर सकते हैं। इन्होंने पहले ही पंगा लिया होगा किससे? प्रतिहारों से। कुछ ना कुछ तो इनका आपस में ही चल रहा होगा। शुरुआत में इनके पास इतनी ज़्यादा सैन्य शक्ति भी नहीं होगी, धन संपत्ति भी नहीं होगी, तो उतना ज़्यादा ही बड़ा काम नहीं कर सकते, मुश्किल रहा होगा, है ना। फिर इसके बाद में आ जाएंगे हमारे नामा राशि अरुणोराज। कौन आ जाएंगे? हाँ, अब कोई लोग ये मत सोचना कि हमारा नाम अरुणोराज है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझो, है ना। तो अरुणोराज आ गए, और जैसा कि इनका नाम हमारे जैसा है, तो ये कुछ बहुत ज़्यादा महान शासक नहीं होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखो, ऐसे अरुणोराज का कोई विशेष काम नहीं है ना। लेकिन इनका एक बेटा है। हमने कहते हैं ना कि कभी कभी बेटा बाप का नाम रोशन कर जाता है ना। तो वो कर जाता है। इनका बेटा जो आया उसने बड़ा काम कर दिया है। उसके बेटे का नाम था विग्रहराज। इसका बेटा यही आगे लिख दे इधर, है ना। तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? इसका बेटा विग्रहराज, चतुर्थ वाला, फोर्थ, ऐसे तो लिखते हैं फोर्थ, है ना। तो विग्रहराज फोर्थ आ गए, चौथे नंबर के विग्रहराज, ठीक है। अब इनका नाम भी तुमने नहीं सुना है ना। लेकिन दूसरा नाम लिख देते हैं तो तुम सुन लोगे आराम से, विसल देव। तो विसल देव सबने नाम सुना है ना। विसल देव रासो सबने सुना भी होगा, एक रचना है ना। किसने लिखी है कोई बता सकता है? विसल देव रासो। चलो यहीं पे खत्म करते चलते हैं। बताओ विसल देव रासो किसने लिखा? कोई नहीं बताएगा? नरपति नाल, ठीक है। नरपति नाल ने क्या लिखा? विसल देव रासो, है ना। 4 खंडों में अलग अलग है ना। तो उसको पढ़ना तुम लोग, अच्छा लगेगा तुम लोगों को, है ना। सारी कहानियाँ ये नहीं है, मतलब पूरे एक मूवी जैसा है। मतलब क्या कह सकते हैं, वो अच्छे, मतलब लव स्टोरी भी है, क्लाइमैक्स भी है, फाइट भी है, सब है उसमें, है ना। आराम से पढ़ो इसको, पूरा मूवी वाली फीलिंग आएगी, है ना। विसल देव रासो जो पढ़ोगे, ठीक है। ये इस वंश में बहुत प्रतापी शासक हुआ है। बहुत प्रतापी मतलब समझते हो? बहुत प्रतापी या बहुत महान शासक उसे कह सकते हो जिसको शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान हो। बात समझे नहीं समझे? शस्त्र का भी ज्ञान हो और शास्त्र का भी ज्ञान हो, वो प्रतापी होता है। केवल शस्त्र का ज्ञान होने से कोई प्रतापी नहीं होता, और ना ही कोई शास्त्र का ज्ञान रखने वाला भी बहुत ज़्यादा प्रतापी हो जाता है। ऐसे तुमने बहुत सारे देखे हैं। जैसे शस्त्र का बहुत ज़्यादा ज्ञान रखने वाला औरंगजेब कभी प्रतापी शासक नहीं बना। शास्त्र का बहुत अधिक ज्ञान रखने वाला मोहम्मद बिन तुगलक कभी बहुत प्रतापी शासक नहीं बना। दोनों का ज्ञान रखने वाला प्रतापी शासक हो जाता है, ठीक है ना। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, देखा है। हाँ, दोनों बातें पता होनी चाहिए ना, सही डिसीजन पे तो लो, किसको मारना है किसको छोड़ना है ये भी। हाँ, खिचड़ी जो है साइड से खानी चाहिए, बीच में नहीं खानी चाहिए, ये भी पता होना जरूरी होता है। तो ये इस वंश का बहुत ही प्रतापी शासक हुआ करता था, और इसको ज्ञान भी हुआ करता था, लिखने लिखाने का भी, मारपीट करने का भी। इसका जो शासन था, ये भी देखो यहाँ छोटा छोटा है आसपास का, इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया, ठीक है। अभी तो इसका शासन का क्षेत्र छोटा था, लेकिन इसने अपने साम्राज्य के क्षेत्र को साम्राज्य बनाया। साम्राज्य समझते हो? एक बहुत बड़ा शासन, है ना। हाँ, राज्य के क्षेत्र को साम्राज्य बना दिया। कैसे? राजस्थान से बढ़ करके ये चले गए पंजाब, पंजाब से कहाँ चले गए? हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, और दिल्ली से उत्तर प्रदेश। तो इनका साम्राज्य क्षेत्र काफ़ी बढ़ गया था,
बहुत बड़ा साम्राज्य क्षेत्र हो गया था, इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने साम्राज्य का अच्छा खासा विस्तार किया। तो ये तो उनके शस्त्र का हो गया प्रमाण कि इन्होंने इतना सब कुछ किया। लेकिन जब बात आती है शास्त्रों की, तो शास्त्रों में भी इनको अच्छा खासा ज्ञान हुआ करता था, क्योंकि उस समय शास्त्रों में भी अगर ज़्यादा शास्त्र देखोगे तो संस्कृत में ही हुआ करते थे। तो इन्होंने भी संस्कृत में ही शास्त्र लिखा, संस्कृत में एक नाटक लिखा, शास्त्र नहीं कहोगे, नाटक कहोगे, है ना। तो संस्कृत में एक नाटक लिखा, उसका नाम को बता सकते हो? नाटक लिखा जिसका नाम है हरिकेली, हरिकेली, है ना। तो ये पढ़ना तुम लोग, संस्कृत में है, समझ में नहीं आएगा, ठीक है, पर इतना ध्यान रखना कि हरिकेली किसने लिखी है, तो विसल देव ने लिखी है या विग्रहराज चतुर्थ ने लिखी है। विसल देव कभी नाम ऑप्शन में नहीं होगा, विग्रहराज चतुर्थ याद रखना कि हरिकेली की रचना किसने की है, तो विग्रहराज चतुर्थ ने लिखी है। और विग्रहराज के ऊपर ही जो विसल देव रासो लिखी गई है, उसे उन्होंने खुद नहीं लिखा है, उसे लिखा है नरपति नाल ने लिखी है ना। इनके दरबार में एक दरबारी कवि हुआ करते थे। कौन दरबारी कवि हुआ करते थे? इसे राज कवि कह सकते हो, है ना, राज कवि। इनका नाम था सोमदेव। क्या नाम था? सोमदेव। सोमदेव जो थे वो भी अच्छे खासे शासक थे, है ना। तो शासक नहीं, क्या कह सकते हो, कवि हुआ करते थे, है ना, अच्छे खासे कवि हुआ करते थे। तो उनकी एक रचना है ललित विग्रह, सब लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है? और ये पूछी भी गई है कई बार, ललित विग्रह किसकी रचना है? सोमदेव की है ना। लेकिन तुमसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि सोमदेव किसके दरबारी कवि थे? तो अरुणोराज के नहीं है यार, हमने कहा ये कुछ काम नहीं करते, इनका पुत्र है ये क्या है? 3 नंबर डाल दिए थे फिर भी कंफ्यूज हो। अरुण हमने कहा था वो मेरे नाम के हैं तो उसमें कुछ नहीं होगा। उसके आगे देखो, अरुणोराज का लड़का है जिसका नाम है विग्रहराज। उसने अपने साम्राज्य को बहुत दूर तक बढ़ाया, राजस्थान से लेकर के पंजाब, पंजाब से लेकर के हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से उत्तर प्रदेश, मतलब एक राज्य को साम्राज्य बना दिया। किसने? विग्रहराज ने। क्यों? क्योंकि उसको शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान था। शस्त्र का प्रमाण यह है कि उसने इतना बड़ा साम्राज्य फैलाया, और शास्त्र का ज्ञान यह है कि उसने संस्कृत में एक नाटक लिखा जिसका नाम है हरिकेली। उसी के जीवन काल पे एक रचना लिखी गई है जिसका नाम है विसल देव रासो, जिसे लिखा है नरपति नाल ने लिखा है। इसके दरबार में एक दरबारी कवि हुआ करते थे जिनका नाम हुआ करता था सोमदेव, और उन्होंने एक रचना लिखी है जिसका नाम है ललित विग्रह। और ये इस पे स्टार लगा लेना, और ये कई बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। अब देखो, अब इतना बड़ा साम्राज्य हो गया इनका, तो इनके साथ होगा धोखा, है ना। जैसे ही ये जाएंगे तो इनका बेटा आगे आएंगे बहुत सारे, तो उनको दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि इनके ही बड़े भाई या इनके परिवार के लोग, क्योंकि जब भी चाकू लगाता है ना कोई, तो घर का आदमी ही लगाता है ना, पीठ में छुरा घर का ही कोई रिश्तेदार ही होगा वही लगाएगा। तो इनके ही घर के लोगों ने क्या किया, इनके लोगों को जैसे विग्रहराज के जाने के बाद में लोगों को प्रताड़ित किया और अपने पे शासन कर लिया, और ये लोग भटक गए इधर उधर, है ना। ये भाग गए, और भागे कहाँ? तो भाग के आ गए फिर से गुजरात। यहाँ से भाग के कहाँ है? गुजरात इधर क्षेत्र में, है ना। और इधर चालुक्यों के आसपास आ गए, सोलंकी वगैरह इनके मामा हुआ करते थे। विग्रहराज ने उधर ही शादी की थी, है ना। तो सोलंकियों के यहाँ, चालुक्यों के यहाँ चले गए। गुजरात के चालुक्य, जो गुजरात में चालुक्य हुआ करते थे, नहीं हुआ करते, तो उनके यहाँ भाग के वापस आ गए। वापस आ गए तो क्या हुआ, वहाँ पे इनको पाला गया, है ना। तो एक इनमें से हुआ जिसका नाम हुआ सोमेश्वर। क्या हुआ? हाँ, यहाँ पे लिखते चौथे नंबर पे कौन आ जाएगा? सोमेश्वर, है ना। सोमेश्वर। तो ये भाई साहब, इनको पाला किसने? गुजरात के चालुक्यों ने पाला, है ना। अपने मामा के यहाँ रह रहे होंगे, है ना। मामा के यहाँ इनका पालन पोषण हुआ, और इन्होंने भी बहुत ज़्यादा विशेष काम नहीं किया, लेकिन इन्होंने दोबारा से अपने वापस आने का रास्ता खोज लिया। लेकिन जिन्होंने पीठ में चाकू मारी थी वो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं पाए, और इनके कब्जे से पंजाब चला गया, हरियाणा चला गया, दिल्ली चला गया, और उत्तर प्रदेश भी चला गया, है ना। तो दिल्ली मेन पॉइंट हुआ करती थी, दिल्ली पे शासन करना सबका सपना हुआ करता था। दिल्ली चली गई। सोमेश्वर ने भी सोचा कि पहले घर तो पाए, दिल्ली तो बाद की बात है। तो पहले घर पे कब्जा किया धीरे धीरे, और उसके बाद में इनका लड़का हुआ जिसका नाम था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय चौहान तो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो चौहान वंश का था, ठीक है। चौहान तो बाद में टाइटल हो गया ना, नाम उनका क्या है? पृथ्वीराज तृतीय, है ना। तो इनका बेटा कौन हो जाएगा? पृथ्वीराज तृतीय, है ना। हाँ, तृतीय मतलब तीसरा, थर्ड, है ना। इसे यही कहते हैं पृथ्वीराज चौहान। हाँ,
हाँ वो ऐसे होता है ना कि घर में बहुत सारे होते हैं, चाचा भतीजे के लड़के, उनका नाम रख दिया, फलाने का नाम रख दिया, है ना। हाँ तो उनको सबको पढ़ना जरूरी थोड़ी ना होता, यहाँ पे उनका कोई परिवार रजिस्टर थोड़ी ना बना रहे हो, ठीक है। तो जो राजा है उनको पढ़ोगे, है ना। तो तृतीय ऐसे आए क्योंकि और भी रहे होंगे, जैसे तुम्हारे परिवार में तुम्हारे बाबा को देखोगे तो उनके 2-4 लड़के होंगे, तुम्हारे पापा भी 4-5 लोग हो जाएंगे, आगे वाली पीढ़ी और हो जाएंगे, फिर बाबा वाले जो 2-4 लड़के थे उसमें कोई ताऊ जी तुम्हारे होंगे, उनके लड़कों का नाम भी होगा, परिवार में तो उसी में है, पर दूसरा फिर उसी नाम से रखोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के नाम से बुलाओगे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, कि चाचा को बुला रहे हैं कि भतीजे को बुला रहे हैं, दिक्कत होगी कि नहीं होगी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, हालांकि इनका नाम फर्स्ट सेकंड थर्ड होता नहीं है। देखो, अरे रुको यार, डायग्राम बना रहा है कि सर ये इधर से इधर से, ऐसे समझो। ये मान लिया एक आदमी हुआ, इसके हुए 2, इसके हुए 2, और इधर एक मान लिया, इसके फिर 2 हुए, इधर एक पृथ्वीराज, इधर दूसरा कोई, अब इधर फिर पृथ्वीराज कोई आ गए तो कंफ्यूजन हो जाएगी। मान लिया इधर आगे आने वाली पीढ़ी में कहीं बाद में पृथ्वीराज हुए, तो तब तक यहाँ वाला पृथ्वीराज खत्म हो चुका होगा, प्रशासन ये वाली सीरीज चला रही होगी, पर ये भी तो परिवार ही है ना। तो इधर वाला खत्म हो गया होगा, दोबारा से नाम रखा गया तो फिर से पृथ्वीराज ही नाम रख दिया गया, ठीक है। ऐसे है, जब उन्होंने नाम रखा तब फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं रखा होगा। हम अपने पढ़ने के हिसाब से बता देते हैं कि पहले 2 निकल चुके हैं, तीसरे नंबर वाला है पृथ्वीराज चौहान बचा हुआ है, ऐसे, है ना, आप समझे। अब ये है, ऐसा हो नहीं आता कभी कभी तुम्हारे पूर्वजों में भी कोई नाम रहा हो, तुमने भी अपने लड़के का वही नाम रख दिया हो, तो ऐसे थोड़ी ना होता है पर बाबा जिंदा होके फिर से आ गए, ऐसा नहीं होता है। मतलब दूसरे वाले, अगली वाले, है ना। तो तुम्हारा जब आगे इतिहास में पढ़ा जाएगा तो बताया जाएगा कि एक पहले वाले थे और ये दूसरे वाले हैं, है ना। तो ऐसा सिस्टम है। तो पृथ्वीराज तीसरे आ गए हैं, है ना। इन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जब गुजरात पे शासन किया, मतलब गुजरात नहीं, राजस्थान पे शासन किया, अजमेर पे किया, तो इनका सबसे पहला सपना था कि दिल्ली पे शासन करेंगे। किस पे शासन करेंगे? दिल्ली पे, क्योंकि दिल्ली इन पूर्वजों ने इनके शासन किया था और ये चाहते थे कि दिल्ली पे अगर शासन कर लिया तो पूरे हिंदुस्तान पे शासन हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पॉइंट है ना वो, तो वहां से शासन करना आसान हो जाता है ना। हालांकि सेंटर पॉइंट देखोगे तो मध्य प्रदेश के आसपास पड़ेगा, भोपाल वगैरह के आसपास, लेकिन तुम वहां पे जाओगे तो उधर तुमको उतना नहीं है। तुम वहां दिल्ली पे ये हो जाता है पॉइंट कि विदेशी आक्रमणकारी जो आएंगे उनके लिए थोड़ा स्पेस भी मिल जाता है और उनको रोकने के लिए स्ट्रेटजी भी तुम बना सकते हो, उधर सामने ही मिल जाओगे ना। हाँ, मराठों में यही गलती थी कि उन्होंने अपनी राजधानी नहीं कभी बदली। दिल्ली पे कब्जा कर लिया था उन्होंने भी, मराठों ने भी, लेकिन उन्होंने कभी भी दिल्ली पे अपना राजधानी नहीं बनाई, वो अपनी पुणे में ही रखे। यही उनकी सबसे बड़ी गलती हो गई थी, है ना। तो ये चाहते थे कि दिल्ली पे कब्जा कर लें। सबसे ज़्यादा जरूरी किसके लिए था? ये पृथ्वीराज चौहान चाहते थे कि हम दिल्ली पे सब शासन करेंगे, और ये एक अच्छे रणनीतिज्ञ थे क्योंकि शस्त्र का ज्ञान भी था और शास्त्र का ज्ञान भी था, और एक अलग से भी एक आदमी रख रखे थे जो इनको शास्त्र का ज्ञान देता रहे, क्योंकि खुद पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि तुमसे भी ज़्यादा बड़े ज्ञानी लोग हो सकते हैं, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे मित्र हो सकते हैं, उनकी भी सलाह कभी कोई सुननी चाहिए। और इनका एक मित्र था जिसका नाम था चंद्रबरदाई, नाम सुना होगा, चंद्रबरदाई। वो इनका मित्र था और इनके दरबार में ही रहता था, इसलिए कविताएं भी लिखता था, इसलिए इनका दरबारी कवि भी वही था, है ना। उसे चंद्र के नाम से बुलाते थे। इनके साम्राज्य में इनकी विशेषता ये थी पृथ्वीराज चौहान की कि ये अपने सामंतों को बहुत ज़्यादा मान्यता देते थे। जो मंत्री लोग होते ना, कैबिनेट मिनिस्टर, उनको ज़्यादा जो मानते थे, ये मानते क्या थे, उनकी बात को स्वीकार जल्दी कर लेते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था किसी एक आदमी का निर्णय पूरे साम्राज्य पे नहीं लगना चाहिए, है ना। कई सारे लोग मिल करके अगर एक निर्णय देंगे तो वो राज चलाने के लिए ठीक रहेगा, है ना। तो इस सामंतों को अच्छी खासी वैल्यू देते थे। सामंत को इन्होंने ऐसे बना रखा था कि हर सामंत की अपनी अपनी टोली होगी, टोली से सेना की टुकड़ी, है ना, और सबके अपने अपने कमांड होंगे। तो सबसे जब भी युद्ध लड़ने जाते थे तो सबका पक्ष मांगते थे, लेकिन इनके सामंत इतने खच्चर टाइप के थे, वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते थे। ये एक बार ना भी कहें कि अरे हटाओ छोड़ो रहने दो, तो कहे अरे लड़ो, कुछ क्या दिक्कत है। और सामंत एक तरफ ज़्यादा हो जाएंगे तो ये लड़ने के लिए हमेशा तैयार ही रहते थे, है ना। तो वो आगे पढ़ोगे। इनको राय पिथौड़ा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? राय पिथौरा, है ना, या राय पिथौड़ा कह लो, जो भी कह लो, है ना। ऐसे ही समझ तो जाओगे यही किसकी बात कर रहे हैं। राय पिथौरा किसका उपाधि है? राय पिथौरा पूछा जाए किसका नाम है तो पृथ्वीराज चौहान का नाम है, ठीक है ना। अच्छा, इन्होंने काम भी बहुत सारे करवाए हैं। ये राजपूत जो हुआ करते थे ना, आज राजपूतों की स्थिति बहुत खराब कर दी है समाज में। आने वाले अंग्रेजों ने इतना ज़्यादा खराब नहीं थी, है ना, बदनाम बहुत कर दिया है। कहते ना कि वो अपने आगे किसी की सुनते नहीं थे, अपना ही साम्राज्य चलाते थे, तो ऐसा नहीं था। सभी धर्मों को बराबर मान्यता देते थे, है ना। और इसके सबूत तुमको मिलेंगे। तुमने पढ़ा होगा भीम प्रथम ने बनाया था जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, है ना। इन्होंने भी बनवाया रणथंभौर में, रणथंभौर राजस्थान में है ना। तो रणथंभौर में जैन मंदिर का इन्होंने ऊपर का गुंबद बनवाया, है ना।
जैन मंदिर का गुंबद बनवाया, किसने बनवाया? हाँ, पृथ्वीराज चौहान ने। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग केवल अपने ही को मानते थे, ये सबको बराबर मान के चलते थे, किसी के खिलाफ उतना ज्यादा नहीं था। ये तो अंग्रेज आ गए ना और भड़का दिए। भड़काने पे किसी को भी अच्छी बात बताओ तो उतनी जल्दी नहीं समझता। जैसे हम कह देंगे कि ये लोग ठीक ठाक ही थे तो तुम नहीं मानोगे, लेकिन अगर कोई भड़काने का आ जाए कि नहीं इन्होंने बहुत शोषण किया, ये किया वो किया, तो तुम तुरंत मान लोगे कि हाँ किया होगा, है ना। तुम यहीं से देखो, जितने भी तुमने तुमको बहुत सारे और भी राजपूत वंश पढ़ाए हैं, तुमको बताया कि मानते हिंदू धर्म को थे, कोई शैव संप्रदाय का होगा, कोई वैष्णव संप्रदाय का होगा, लेकिन दूसरे धर्मों के मंदिर भी इन्होंने बनवाए हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि ये कट्टर हुए होंगे? कट्टर तो बिल्कुल नहीं रहे होंगे, क्योंकि अगर कट्टर होते तो ऐसा नहीं करते। तुमने देखा होगा, हमने अभी भी बताया कि सामंतों को बहुत ज्यादा वैल्यू देते थे, तो ये भी नहीं था कि एकदम से राजशाही चलाते थे। थोड़ा बहुत तुम देखोगे कि लोकतंत्र का असर वहां से तुमको दिख रहा होगा कि सबकी बातों को मानकर चलने वाले थे, क्योंकि सामंतों की बातों को ये रखते थे पूरी सभा में, फिर जिसका बहुमत होता था उसकी बात मानते थे, है ना। तो ये लोकतंत्र का एक छोटा सा उदाहरण वहां से तुमको देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं था कि एकदम राजशाही थी, है ना। लेकिन क्या होता है ना, फिर उसके बाद अंग्रेज आएंगे, फिर तुमको भड़काएंगे कि इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। हालांकि सब अच्छे नहीं थे, हम ये नहीं कह रहे कि सब अच्छे ही थे, बहुत सारे खच्चर भी होंगे, है ना। तो इनमें भी रहे होंगे बहुत सारे खच्चर। जैसे तुम देख लो, क्या नाम है उनका, जयचंद। जयचंद किस वंश का था? चौहान वंश का था। ये देखो, हाँ बताओ, कोई नहीं बता पाएगा? पिछली क्लास में हमने पढ़ाया है। कलचुरी वंश नहीं है, सब खा गए तुम लोग। देखो देखो, जयचंद कौन था बताओगे कोई लोग? जयसिंह नहीं, जयचंद की बात कर रहे हैं। जयचंद जिसकी बेटी लेकर के भाग गए थे, पृथ्वीराज चौहान। कन्नौज, मालवा का शासक था वो। हाँ, अरे यार, मालवा का शासक था यहाँ। अभी भी समय है, देख लो। यही होता है कि अगर पूछे, सिंपल सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। जयचंद बड़ा नाम है, हालांकि भले ही गद्दारों में गिनती होती हो, लेकिन एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बड़ा नाम है। हाँ, ढूंढो ढूंढो, ये देखो चल रहा है, यही हो गया तुम्हारा। मालवा का शासक था जयचंद, वो इनका दोस्त हुआ करता था। एक्चुअली में क्या हुआ ना कि पृथ्वीराज चौहान जो हुआ करते थे उस समय के सबसे योग्य शासक थे, और जितने भी राजपूत वंश थे वो सब पृथ्वीराज चौहान को मान्यता देते थे। कहते थे कि नहीं, हम तो कोई और होना चाहिए, पर हिंदुस्तान का शासन किसी मजबूत कंधों पे होना चाहिए। तो सब पृथ्वीराज चौहान का समर्थन करते थे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बहुत ही अग्रेसिव टाइप के आदमी नहीं थे। योग्यता थी उनमें, है ना, युद्ध लड़ने की क्षमता थी उनके पास, सैनिक अच्छे थे, टुकड़ी ऐसी थी कि वो हमेशा ही युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहती थी। वो युद्ध को अपना त्योहार मानने वाले लोगों में से थे, जो तलवार की पूजा करा करते थे। और आगे पढ़ोगे तो तुमको पढ़ने को मिलेगा कि बाबर आएगा और बताएगा कि राजपूत वो कौम है जो तलवार की पूजा करती है, इसलिए अगर राजपूतों पे शासन कर लिया तो समझो पूरे हिंदुस्तान पे शासन हो गया, है ना। तो अच्छा खासा इनका हिसाब किताब था। पूरे राजपूत जितने आसपास के राजा थे वो भी यही चाहते थे कि पृथ्वीराज चौहान वहां तक पहुंच जाए, लेकिन कोई अपने से बढ़ के नहीं चाहेगा। हर आदमी चाहता है कि हम ही यार पा जाए दिल्ली की रद्दी, है ना। लेकिन अगर अपना खुद को समझेगा कि हमारे बस की नहीं है, तो फिर वो क्या कहेगा कि पृथ्वीराज चौहान ही बन जाए, ये सबसे योग्य आदमी है। और इसी वजह से पृथ्वीराज चौहान को मदद करने के लिए भी बहुत सारे वंश आगे आ जाते थे। इधर से जब मोहम्मद गौरी ने 1992 में हमला किया पहली बार, है ना। कब किया सबसे पहले? 1192। आई एम सो सॉरी, है ना। देखो, सबसे पहले वो तराइन का पहला युद्ध, है ना, तराइन का फर्स्ट युद्ध, है ना। तो तराइन का पहला युद्ध हुआ किसके किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था 1191 में। कब हुआ? 91 में, है ना। इसमें लड़ा कौन? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, है ना। पृथ्वीराज चौहान और गौरी, दो लोग लड़े। जीता कौन? पृथ्वीराज चौहान जीत गया और मोहम्मद गौरी की यहाँ पे हार हुई। अकेले पृथ्वीराज चौहान नहीं लड़े थे, तुमको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ मालवा के शासक जयचंद भी इनके साथ में लड़े थे, जो पृथ्वीराज चौहान के बहुत ही घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे,
ठीक है ना। हालांकि उम्र में बड़े थे, लेकिन राजा के पद के होने के हिसाब से वो उनके मित्र ही थे, ठीक है। तो दोनों लोगों ने मिल करके मोहम्मद गौरी को बहुत ही बुरी तरीके से हराया, और जब मोहम्मद गौरी को उठा करके इनके दरबार में पृथ्वीराज चौहान के सामने रखा गया, तो चंद बरदाई ने कहा, चंद बरदाई हालांकि वैसे बड़े हिंसक टाइप के आदमी नहीं थे, वो मना करते थे कि यार लड़ाई वड़ाई कम करो, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि मार देना चाहिए मोहम्मद गौरी को। लेकिन फिर वही बात आती है, पृथ्वीराज चौहान चंद बरदाई की सारी बातें मानते थे, लेकिन सामंतों से बढ़कर नहीं, क्योंकि सामंतों का जो बहुमत होगा वही सर्वसम्मत होगा, है ना। ये लोकतंत्र का एक उदाहरण यहाँ पे और मिलता है। सारे वहाँ पे जितने सामंत थे उन्होंने इसके पक्ष में वोट दिया कि नहीं, मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि किसी राजा के लिए इससे अपमान से बड़ी कोई भी सजा नहीं हो सकती है। इसका अपमान कर करके भेज दिया जाए। ये जब जाएगा अफगानिस्तान में वापस, तब इसको वहाँ पे कितनी ह्यूमिलिएशन का फीलिंग आएगी। सोचो कितना अपने आप को बेइज्जत महसूस करेगा कि एक तो युद्ध हारा, दूसरे राजा के दरबार में घुटनों के बल इसको फेंका गया, और तीसरे बिना मारे इसको छोड़ दिया गया, है ना। तो इसकी जनता इसको कैसे स्वीकार करेगी। तो मोहम्मद गौरी ने खुद कहा था कि उसे मार दो, अगर नहीं मारा तो ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। पृथ्वीराज चौहान ने कहा वो सब ठीक है, लेकिन अगर सामंतों ने कह दिया है, बहुमत का वोटिंग आ गया है कि तुमको छोड़ना है, तो तुमको हम छोड़ देंगे। और मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया गया। मोहम्मद गौरी ने शपथ ली कि हम पृथ्वीराज चौहान को उड़ा के मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं, है ना। और ये चला गया दोबारा से कहाँ, अफगानिस्तान। लेकिन इसकी दोबारा से हिम्मत नहीं हुई कभी हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने की, ठीक है, क्योंकि इसको पता था कि जिस हिसाब से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की बहुत बड़ी सेना थी, उसको जिस हिसाब से इसने हराया था, तो मोहम्मद गौरी को लगने लगा कि इतना जीतना आसान भी नहीं है। लेकिन हुआ क्या, जो पृथ्वीराज चौहान भाई साहब थे, वो तो नहीं कहते हैं लड़की का चक्कर बाबू भैया बर्बाद कर देता है, तो बर्बाद कर दिया है इनको। हाँ, बाबू भैया कहते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान जो थे भाई साहब ना, ये जयचंद इनके मित्र थे, है ना। यहाँ मालवा के शासक कौन, जयचंद। तो इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था संयोगिता। क्या हुआ, शादी के नाम पे खांसी आने लगी। देखो, इनकी एक बेटी थी संयोगिता, क्या नाम था, संयोगिता जयचंद की बेटी है। और वो पृथ्वीराज चौहान को बहुत पसंद करती थी, है ना। और पसंद करने का कारण भी है, कोई भी लड़की होगी वो ऐसे ही आदमी को पसंद करेगी जिसके अंदर खुद का प्रभुत्व हो, जिसके अंदर खुद की निर्णय ले सकने की क्षमता हो, जिसके अंदर पावर हो। किसी खच्चर से पसंद करेगी कोई नहीं। तो संयोगिता ने भी कहा कि हम पृथ्वीराज चौहान को पसंद करते हैं, ठीक है ना। लेकिन तब तक जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हो चुका था झगड़ा। किस बात को लेकर के, कि दिल्ली पे शासन कौन करेगा। पृथ्वीराज चौहान कहते थे कि हम शासन करेंगे, और जयचंद कहते थे हम करेंगे। इस वजह से इनमें झगड़ा हो गया था। तो जयचंद ने कल्टी मार ली वहां से, कहा कि अब अगली बार तुम्हारा हम कभी भी सहयोग नहीं करेंगे। तो वहां से इनकी लड़ाई हो चुकी थी। इसी बीच संयोगिता ने कहा कि हम अगर विवाह करेंगे भी तो पृथ्वीराज चौहान से ही करेंगे, नहीं तो करेंगे नहीं। अब जयचंद को बड़ा बेइज्जती महसूस हुई, कहा इसको तो जल्दी निकालो, जल्दी शादी करो इसकी। होता नहीं है ऐसे, जब मैटर खुल जाते हैं तो फिर शादी जल्दी हो जाती है ना। तो फिर जल्दी इनकी शादी के चक्कर हुआ, पूरा इंतजाम फटाफट बनाया गया। कहा कि राजा थे तो राजा के यहाँ स्वयंवर हुआ करता था, है ना। देखो यहाँ पे भी देखो, तुमको बताते हैं राजपूतों का इतना, जब भी कहा जाता है ना कि राजपूतों ने ये शोषण किया, वो नारियों के सम्मान के लिए भी उन्होंने बहुत सारे काम किए। उनको ये याद था कि नारियों को इतना अधिकार होना चाहिए कि वो अपना वर स्वयं चुन सकें, इतना अधिकार उनको होना चाहिए। और ये काम भी वो करते थे, इसलिए वो स्वयंवर स्थापित करते थे। और स्वयंवर में ये होता है कि लड़की जिसको चाहे उसको वरमाला पहना सकती है और उसे अपना जीवन साथी चुन सकती है। ये लड़कियों का अधिकार उन्होंने दे रखा था। लेकिन जयचंद्र ने कभी भी पृथ्वीराज चौहान को अपने लड़की की स्वयंवर में नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि इनका झगड़ा चल रहा था। लेकिन होता है ना कि सबको बुलाना पड़ता है। तो पंडित जी ने कहा कि चलो ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुला रहे, इनका पुतला बना के लगा दो, इससे पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती होगी। तो जयचंद्र ने कहा चलो ठीक है, लगवा दो। बहुत सारे लोग, बहुत सारे देशों के राजा आए, बढ़िया आराम से क्रीम पाउडर लगा के, मेकअप वेकअप करके कि आप पसंद तो हम ही किए जाएंगे, एकदम परफ्यूम वर्फ्यूम डाल के। संयोगिता ने देखा सबको चारों तरफ से एकदम से महक आ रही है, इधर जाए कि उधर जाए। सबसे लास्ट में देखा एक पुतला रखा हुआ है,
जा करके उसको पहना दिया माला। और तब तक एक पत्र भेज चुकी थी कि आओ जल्दी आओ, यहाँ पे हम तुम्ही को चुनेंगे स्वयंवर में। पृथ्वीराज चौहान वहाँ से घोड़ा लेके टिक 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 करते चले आए और यहाँ से चले आए मालवा। कहाँ चले आए? मालवा। और मालवा में संयोगिता के स्वयंवर से, बीचों बीच स्वयंवर से उठा करके संयोगिता को ले गए और जयचंद कुछ भी नहीं कर पाया। ठीक है, ये साहस था पृथ्वीराज चौहान में। अब यहाँ पे जयचंद को बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस हुई। बेइज्जती, डबल बेइज्जती। एक तो बेटी को उठा ले गए, दूसरे बीचों बीच स्वयंवर से, है ना, तीसरे इतने सारे राजा आए थे, उनके सबके सामने बेइज्जती, कितना घनघोर बेइज्जती हुई। अब इनको बहुत बुरा लगा कि यार अब तो पृथ्वीराज चौहान को छोड़ेंगे नहीं, है ना, मार डालेंगे, काट डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। अब उसने कहा कि कैसे करें, तो इसने एक व्यापारी को बुलाया। जयचंद्र ने, व्यापारी होते हैं बहुत सारे, दूर दूर इधर जाते रहते हैं, तो कहा कि जाओ, तुम अफगानिस्तान जाते रहते हो ना, तुम्हारा व्यापार होता रहता है, जाओ मोहम्मद गौरी से कहो जाके कि आए पृथ्वीराज चौहान पे इस बार हमला करे और हम इसका बिल्कुल भी सहयोग नहीं करेंगे और तुम जीत जाओगे। तो वहाँ से मोहम्मद गौरी ने, जानते हो क्या भेजा पत्र में? कहा कि देखो हम बेवकूफ़ नहीं हैं, तुम अगर सहयोग नहीं भी करोगे तो भी हम जीतने वाले नहीं हैं, तो इससे ये है कि हम नहीं कर रहे हैं। कहा कि तुमको पूरा साम्राज्य मिलेगा, हमारा तुम्हारा, देखो तुमको जीतने की स्ट्रेटजी हम बताएंगे, लूटने की स्ट्रेटजी बताएंगे, बस तुम क्या करना, दिल्ली हमको दे देना, बाकी राजस्थान तुम रख लेना, जीतने के तरीका तुमको हम बता देंगे। कहा कैसे? कहा देखो जो इनका जो ये किला है और किले में घुसने का जो गुप्त रास्ता है वो तुमको हम बता देंगे, रात में तुम घुसना और रात के अंधेरे में जब सब सो रहे हों तब इन पे हमला कर देना और आसानी से जीत जाओगे। मोहम्मद गौरी ने कहा अरे वाह, लल्लन टॉप आइडिया, यही वाला ठीक है। तो जयचंद ने सारे रास्ते बता दिए, क्योंकि मित्र था, उसको सारी बातें पता हुई थी, उसने बता दिया और मोहम्मद गौरी ने ऐसा ही किया। और 1 साल बाद तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। और ये कब हुआ? 1192 में। इसमें जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी के साथ वो किया था, क्या कहते हैं, समझौता किया था कि दिल्ली पे शासन कौन करेगा? जयचंद करेंगे, राजस्थान तो अपने कब्जे में ले लेना, क्योंकि इधर बॉर्डर का आसपास का एरिया है तो इधर बढ़ा लेना अपना बॉर्डर, है ना, आ जाएगा, लेकिन दिल्ली छोड़ देना क्योंकि दिल्ली पे जयचंद करेगा शासन, को उसका सपना था, है ना। तो ये वाला लड़ाई हुई, किसके किसके बीच हुई? तो ये भी पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में? मोहम्मद गौरी के बीच में हुई, है ना। और ये वाला जीता कौन? सोते हुए आदमी पे हमला करोगे तो कौन जीत पाएगा बताओ? तुम सो रहे हो, माया तलवार तुम्हारे गर्दन पे रखे हो, मारे खचाक, मुंडी अलग तुम अलग, क्या होगा? हाँ तो तुम्हारी बता रहे हैं, कह रही हमारी क्या काटोगे, है ना। तो देखो ऐसे में कोई क्या ही कर पाएगा, है ना। तो यहाँ से पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और ले जा करके अफगान ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया? अफगान। तो साथ में इनका मित्र जो था चंद बरदाई, कौन था? चंद बरदाई, ये भी साथ में गया। ये इनका दरबारी कवि कह सकते हो, है ना। चंद बरदाई क्या है? ये पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि है, ठीक है ना। ये भी साथ में गया। अब वहां पे पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया गया। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को अपने घुटनों पे बैठाया था, वैसे ही वो चाहता था कि पृथ्वीराज चौहान भी उसके घुटनों पे बैठें, और उससे वैसे ही वो पूरी पोजीशन में ही चाहता था। वो भी चाहता था कि जैसे इन्होंने हमारी बेइज्जती की है वैसे बेइज्जती करेंगे, है ना। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया था, वो छोड़ने के नहीं सोच रहा था। वो सोच रहा था कि ये गलती हम तो नहीं करेंगे दोबारा, ये जो गलती ये कर चुका है। तो हुआ क्या, वो जब पृथ्वीराज चौहान को उसके समझ पेश किया गया तो पृथ्वीराज चौहान पूरे चौड़ में खड़े थे सीना ताने। कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, अब तुम बंदी हो, सर झुकाओ मेरे सामने। उसने कहा ना, सर तो नहीं झुका सकते, सब कुछ ठीक है, हाँ, राजपूत किसी के सामने सर नहीं झुकाते। कहा अच्छा। कहा कि तो आंखें तो नीचे कर सकते हो कम से कम, शर्म से, बंदी हो। करना, गर्व से आंखें ऊंची रहती, क्योंकि हमें पता है कि तुमने मुझे युद्ध में नहीं जीता है, छल से जीता है ना। और अगर तुम में औकात हो तो सामने सामने आओ फिर, इसलिए आंखें हमारी गर्व से ऊंची हैं। उसने कहा नहीं करोगे नीचे? कहा ना, चांस ही नहीं है नीचे करने का। कहा कि लाओ इनकी आंखें फोड़ी जाएं। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी। कई दिनों तक प्रताड़ित किया कि किसी ना किसी प्रकार से तो ये सर झुकाए मेरे सामने, पर पृथ्वीराज चौहान ने किसी प्रकार से सर नहीं झुकाया मोहम्मद गौरी के सामने। उनको लगा यार बंदे में कुछ तो है, तो थोड़ा थोड़ा अंदर से डर लगने लगता है, यार मतलब इतना मारे हैं उसके बावजूद भी नहीं है कुछ कर रहा है, डर नहीं रहा है। तो हुआ क्या, चंद बरदाई के पास गया गौरी और पूछा यार क्या मैटर क्या है इसका। कहा वो राजपूत है और राजपूतों के लिए ये सब
उपहार होता है कि जंग में लगने वाले घाव उसके लिए उपहार होते हैं। वो शान से दिखाते हैं कि देखो ये घाव लगा और ये उस युद्ध में लगा था, ये उनके लिए अच्छी बातें होती हैं। ऐसे नहीं मानेगा वो, कहा कि वो ऐसा आदमी है जो शेरों से लड़ सकता है और तुम तो फिर भी सियार हो। कहा अच्छा शेरों से लड़ सकता है, उसने लिटरली ले लिया। कहा कि ठीक है इसको शेरों से लड़ाएंगे। बहुत बड़ा सा एक बाड़ा बनवाया, उसमें 2 शेर छोड़ दिए और पृथ्वीराज चौहान को उसमें छोड़ दिया। युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान अंधे होते हुए भी दोनों शेरों को मार दिया, विजयी हुए ऐसी स्थिति में। कहा कि ये कैसे कर लिया? कहा पृथ्वीराज चौहान की आंखें ही नहीं, उनके कान भी उनको युद्ध में लड़ने के लिए बराबर मदद करते हैं। तुमने आंखें फोड़ी हैं पर कान अभी भी उनके सुरक्षित हैं, और वो शेरों के पैर की आवाज़ से ही पहचान जाते हैं कि हमला किधर से होने वाला है। कहा अच्छा ऐसी बात? कहा हाँ ऐसी बात। कहा कि एक इनमें टैलेंट और है, कान की पावर इनकी इतनी ज़्यादा है, हियरिंग पावर, कि जहाँ से सुनेंगे वहाँ निशाना भी लगा सकते हैं। कहा ऐसी कैसी बात है, ये कोई मजाक है क्या, ऐसे निशाना लगा सकते हैं? कहा हाँ शब्द भेदी बाण जिसे कहते हैं। कहा शब्द भेदी बाण की इनके पास टैलेंट है। तो ने कहा कि अच्छा दिखाओ। तो पूरा व्यवस्था बनाई गई। कहा 1 घंटा लगवाया उसने। कहा घंटे पे जहाँ चोट मारी जाएगी वहाँ से आवाज़ निकलेगी। कहा इसी पे तुमको निशाना लगाना है। पृथ्वीराज चौहान को धनुष दिया गया, बाण दिया गया, सब पूरा मेला पूरा लगा दिया गया कि देखो आके एक अंधा चलाएगा निशाना लगाएगा। सब पूरा मेला लग गया देखने के लिए। मोहम्मद गौरी भी अपने आप को सिंहासन पे बना के बैठा कि हम तो राजा हैं, ऊँचे बैठेंगे, आराम से देखेंगे, है ना। आराम से बैठे देख रहा था कि अब मारेगा। तो जो सेनापति था उनका, वो घंटे पे मार रहा था, कह रहा था मारो। जब 1-2 बार मारा घंटे पे, पृथ्वीराज चौहान ऐसा धनुष लिए खड़े हैं, नहीं चला रहे हैं बाण। अब वो मोहम्मद गौरी परेशान, वो बार बार कह रहा है, घंटा बजा रहा है, कह रहा मारो पृथ्वीराज चौहान मारो। वो हाल ही नहीं रहे हैं, वैसे लिए खड़े हैं, ऐसे ही निशाना लगाए। हाँ स्ट्रेटजी और थी। तब क्या हुआ, तब पूछा उसने चंद्रप्रदाई से कि भाई साहब बताओ ये तुम्हारे मित्र जो है चला काहे नहीं रहे? तुम तो कहते तो निशाना लगा देते हैं बहुत जल्दी, इतनी देर से नहीं कुछ कर पा रहे हैं, क्या मैटर है? तो चंद्रप्रदाई ने कहा तुम वाकई में खच्चर आदमी हो, एकदम मूर्ख हो। वो अभी भी राजा है, और राजा कभी भी किसी सेनापति का आदेश नहीं मानेगा। राजा कभी भी आदेश मानेगा तो स्वयं राजा का ही आदेश मानेगा। कहा फिर क्या करें? कहा कि फिर तो तुम्हें मोहम्मद गौरी से कहना पड़ेगा कि वो आदेश दे, तभी उनके आदेश पे ही चलाएंगे। हाँ, और चंद्रप्रदाई कवि टाइप के आदमी, कविता में पूरी बात कह दी, है ना, कि अंगुलाष्ट प्रमाण करके ऐसा कुछ कविता एक बनाई और पूरा डिटेल बता दिया कि इतनी दूरी पे है मोहम्मद गौरी, इतने कदम ऊंचाई पे है, इस पूरा बता दिया, है ना। अंदाजा लगा ही लिया था। तब तक उधर कहा कि ठीक है मोहम्मद गौरी आदेश देगा। घंटा बजाया गया, फिर भी नहीं चलाया। मोहम्मद गौरी ने कहा चलाओ चौहान, काहे नहीं चला रहे? उन्होंने कहा अच्छा तुम इधर हो लो, और ऐसा मारा कि वो बाण मुंह में लगा था, जहां से आवाज निकली थी वहीं लगा था। ये निशाना था। हाँ समझे, ये होती है वीरता। ऐसा इतिहास है हमारा, इस पे गर्व करना चाहिए, ना कि वैसे लोगों पे जिन्होंने हमको भड़काया है हमारे लोगों के खिलाफ, है ना। दुनिया भर के बहुत सारे इतिहास तुमने पढ़े हैं और तुमने देखा है किसी भी राज्य का, किसी भी साम्राज्य का, किसी भी देश का पतन तभी होता है जब उनमें आपसी फूट हो जाती है। तुमने देखा होगा दुनिया का सबसे बड़ा देश हुआ करता था यूएसएसआर, देखा नहीं देखा? और 1992 में उसका विघटन हुआ। कब विघटन हुआ? जब उसमें आपसी फूट पड़ गई। अमेरिका को पता था कि वो रूस पे सामना नहीं कर सकता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि सबसे बड़ी पावर थी रूस। उसको पता था जब तक इसको आपस में घर में लड़ा नहीं देंगे, जब तक इसके घर में टुकड़े नहीं कर देंगे, तब तक उससे बड़े हो पाना इतना आसान नहीं है। उसने 1992 में रूस का विघटन कराया, तब बन गए 15 देश, और 15 देशों के बावजूद भी रूस में इतना साहस रहा कि वो आज तक अमेरिका से बराबर टक्कर ले सकता है, जबकि इकोनॉमी उतनी ज़्यादा तगड़ी नहीं है उसकी। तो दूसरों से देख के सीख जाओ, ये बहुत अच्छी बात है। जरूरी नहीं है कि बार बार तुम्हारे सामने भी वो घटनाएं घटे, है ना। दूसरों के बहकावे में कभी मत आना कि दूसरे बहका दें, अपने घर में लड़ाई कर दो, ठीक है। तो कोई दूसरा अगर अगर तुम आपस में घर में लड़ भी रहे हो, कोई दूसरा बहकाने आ जाए, तुमको उकसाने आ जाए, तब तो बिल्कुल मत लड़ना, तुरंत मैटर शांत कर दो। अरे नहीं, लाओ खाना लाओ, निकालो, तुरंत खाना खाने लग जाओ, क्योंकि खाना खाने से गुस्सा ठंडा हो जाता है ना। जब कोई भड़काने आ जाए, तुमने देखा होगा, तुमको अगर तुम्हारे पापा डांट रहे होंगे तो पड़ोसी आएंगे, भैया इतनी शैतानी मत किया करो यार, रोज रोज मार खाते हो। इतने पापा और भड़क जाते हैं, फिर 2 चप्पलें और मारते हैं, देखा होगा तुमने ये,
है, होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे में जब तुम पापा बनोगे, जब तुमको कोई ऐसे भड़काने आ जाए, तो जैसे ही कोई कह दे कि इतनी शैतानी तुम्हारा बच्चे से कर दे, यार बहुत शैतान तुम्हारा लड़का है, मारो मत, छोड़ो तो मारो मत, ऐसे कोई कहने लगता है छोड़ो मत, छोड़ो मारो मत, तो और गुस्सा लगती है और मारने लगते हैं, तुम तुरंत छोड़ दो। अच्छा तुम कह रहे हो छोड़ दिया, लो दोबारा नहीं आएगा भड़काने कभी, क्योंकि दूसरे से भड़काने पे कभी भी मत भड़कना, क्योंकि दुनिया यही चाहती है कि तुम आपस में लड़ो, और जब तुम घर में लड़ोगे तभी तुम कमजोर होगे, क्योंकि तुमको तुम्हारे घर वाले ही सबसे ज्यादा परास्त कर सकते हैं, बाकी बाहरी में उतनी साहस नहीं होता है। रावण को भी कोई नहीं हरा सकता था, राम भी नहीं, जब तक विभीषण रावण के पक्ष में नहीं आते, राम के पक्ष में नहीं आ जाते। इसलिए कम से कम घर में, घर मतलब पूरा देश अपना है ना, अपने घर के हिसाब से भी समझ सकते हो, अपने देश के हिसाब से भी समझ सकते हो कि आपस में बिल्कुल नहीं लड़ना है, और दूसरे के भड़काए पे बिल्कुल भी नहीं लड़ना है। लड़ भी रहे होंगे तो भी शांत मैटर, लाओ खाना निकाल लो, खत्म, लड़ाई खत्म, ठीक है। तो ये बातें हमको सीखनी है। तो यही हुआ। अब चंद्रबरदाई ने क्या किया, ईगोइस्टिक आदमी है, राजपूत हैं, उनका ईगो हाई लेवल पे रहता है, कहा कि कोई दूसरा हमारे राजा को मारे, इतना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। चंद्रबरदाई गया, राजा को गले लगा, अरे वाह राजा जी तुमने क्या काम किया है, लाए पिथौड़ा कहे जाते थे। अपनी कटार निकाली और अपने ही कटार से पृथ्वीराज चौहान को चंद्रबरदाई ने स्वयं मार दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी हमारे राजा को छू भी ना सके, मरेंगे भी तो अपने ही आदमियों से मरेंगे, कोई दूसरे में इतना साहस नहीं होना चाहिए। खुद को भी मान लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा हो जाता है क्लैश। ऐसी जानकारी हमको मिलती है पृथ्वीराज चौहान की जो घटना है ये वाली, ये मिलती है पृथ्वीराज रासो में। कहाँ से मिलती है हमको? पृथ्वीराज रासो में। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? ये लिखा है चंद्रबरदाई ने, इन्होंने भाई साहब ने खुद लिखा है, ठीक है। लेकिन इसके हाँ उससे पहले एक ही दिन में लिखते हैं पूरा। सुना तुमको बताते हैं, इसमें घटना में थोड़ा क्लाइमैक्स और भी है। हुआ क्या था, बहुत सारे सैनिक भी पृथ्वीराज चौहान के बंदी थे वहां पे। तो जब शेरों वाली लड़ाई हुई थी ना, तो उसमें शर्त रखी गई थी, चंद्रबरदाई ने शर्त रखी थी कि अगर हमारे राजा जी जीतेंगे तो तुम हमारे बंदी सैनिकों को आजाद करोगे। तो वो वहां से जो आजाद होकर के आए थे, ये घटना उनकी बताई थी, ठीक है। अब समझो ये क्लाइमैक्स था वहां पे है ना। अब बात आती है कि अगर मोहम्मद गौरी के मुंह में बाण लग गया तो मोहम्मद गौरी की वहीं पे मृत्यु हो जानी चाहिए। लेकिन कुछ और साक्ष्यों के आधार से हमको चंदावर का युद्ध पता लगता है। वो होता है 1194 में। कब होता है? चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। ये होता है गौरी के बीच में, मोहम्मद गौरी से कहते हो, और जयचंद के बीच में। वही जयचंद भाई साहब जो बुलाए थे इसको, समझ रहे हो, मालवा के शासक। क्यों हुआ? क्योंकि ये चाहते थे कि मोहम्मद गौरी दिल्ली इनको सौंप दे और वापस चला जाए। लेकिन ऐसा हो सकता था क्या? इसको बना बनाया मिल गया, क्योंकि सबसे बड़ा शासक जो था वही मर गया, तो अभी इसको रोकने वाला हिंदुस्तान में कोई नहीं है। तो उसने कहा कि दिल्ली पे भी हम ही शासन करेंगे। इस वजह से जयचंद ने मोहम्मद गौरी से युद्ध किया, और इस युद्ध में 1994 में जयचंद फिर से हार गया और मोहम्मद गौरी दोबारा से जीत गया, और ऐसे उसने पूरा साम्राज्य अपना स्थापित किया, है ना। तो दिल्ली पे वो रुका नहीं, क्योंकि उसे डर था, क्योंकि दो ही अभी, इधर मालवा जीता था और इधर अजमेर। लेकिन इतने में ही काम नहीं चलने वाला था, क्योंकि और भी बहुत सारे राजपूत वंश तुमने पढ़े हैं वो थे, और वो आपस में एक दूसरे की शान के लिए लड़ जाने वाले लोग थे। तो उसको डर था कि कहीं दोबारा से ये ना हमला कर दें। लेकिन इसका एक गुलाम था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने गेम खेल दिया अपने राजा के साथ ही। राजा की एक बेटी थी, फंसा लिया, पूरा बवाल हो गया। वो आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये हुआ यहाँ पे पूरा गेम। ये गेम समझ में आया, है ना। तो यहाँ से हमको क्या सीख मिलती है कि कितनी भी लड़ाई हो, आपस में तो बिल्कुल नहीं लड़ना है। अगर बाई चांस लड़ भी रहे हैं तो किसी दूसरे के बहकावे में बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। अगर लड़ भी रहे हैं तो तुरंत खत्म कर देंगे, ठीक है, खाना खाने लगेंगे तुरंत, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है तुम लोगों से, तुमको बताना है कि गुलाम वंश का जो संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना किस सन में की? और ये जवाब तुमको कमेंट में देना वीडियो के, ठीक है। छापो।